सीरियसली इज दिस पेपर फॉर क्लास 10th स्टूडेंट? क्या आपने क्या सोच करके सीबीएसई ने इस साल का पेपर बनाया मुझे पता नहीं, पर अगर ये पेपर आप अपने टीचर्स को भी दोगे ना तो उनसे भी ये पेपर एक बार में सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही ऐसी है कि स्टूडेंट्स को वो समझ में ना आ पाए। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जिनको कि आपका दिमाग ही ट्विस्ट हो जाएगा। अब देखो, सबसे ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ दिस पैसेज एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ स्टडिंग एंड पोइट्री कैन बी एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। भाई ये कैसे हो सकता है यार? ये क्लास 10th का स्टूडेंट है, इसने अभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं और आप एकदम से ऐसे ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस इनको दे रहे हो। और फिर उसी के साथ में इसका अगले वाला जो क्वेश्चन है वो भी यही है कि भाई साहब ये एक पोएम दे दी, अब इसके अंदर आप ये बताओ पोइट बन के कि आप ये चीजें कैसे फील कर रहे हो। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस इन्होंने राइटिंग सेक्शन के अंदर भी दे रखे हैं। तो मैं आप लोगों को खुश करने के लिए ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों का ये जो पेपर है इजी है। मैं आप लोगों को कहूंगा कि थोड़ा पेपर टफ साइड के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो टफ नहीं है, लेकिन उनकी लैंग्वेज और उनको समझना ही अपने आप में एक छोटा सा टास्क है। तो इसीलिए पेपर जो है थोड़ा टफ साइड में। तो आज हम लोग इस पेपर को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले। तो मेक श्योर कि भाई साहब इस पेपर को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इससे आपको पता लग जाएगा कि जो फाइनल के अंदर है सीबीएसई क्या खेल खेलने वाला है। और हर साल की तरह सीबीएसई इंग्लिश के अंदर खेल खेलता है और इस बार भी चांसेस हैं कि खेलेगा। अब मैं इससे पहले कि हम लोग पेपर की बात करें, सबसे पहला पेपर हर एक, आप पिछले कितने भी सालों को देख लो, इंग्लिश का ही पेपर होता है। मेरे इंग्लिश का ही पेपर था, लेकिन उसके अंदर मेरे साथ में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं क्या हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था कि है ना, मैं ना क्या है कि थोड़ा धीरे लिखता हूँ, मैं थोड़ा अच्छा लिखता हूँ। इसीलिए क्या कर रहा था, मैं ओवर स्मार्ट बन गया। ओवर स्मार्ट किस तरीके से बना, जैसे जो वॉच होती है ना, मैंने क्या किया कि वॉच के अंदर जो टाइम है ना, मैंने उसको है ना 15 मिनट्स प्लस कर दिया। अब इससे मेरे को ये लगा कि भैया अगर मैंने 15 मिनट ज़्यादा कर दिया ना तो मेरा पेपर 15 मिनट पहले हो जाएगा और मैं आराम से उसको रीचेक कर पाऊँ। लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी उसके अंदर गलती थी। अब बैक ऑफ द माइंड तो मेरे को पता है कि मेरी घड़ी 15 मिनट आ गए, तो जब भी मैं टाइम देखूँ जैसे कि 12 बजे, तो मेरे को पता होता था कि 11:45 हो रखे हैं, जिस वजह से बार बार टाइम देखता था। तो यहाँ पर ये एक मेरा बहुत बड़ा जो उस दिन के मैंने सीख ली कि भाई ज़्यादा और स्मार्ट बनने की इसमें ज़रूरत नहीं है। फिर भी ऐसा हुआ था और इसी के साथ में ये जो टाइम देखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट। और एक सबसे बड़ी गलती हुई थी कि जो लेटर राइटिंग थी उसमें भाई साहब मेरे से मिस्टेक हो गई। लेटर मैं लिखने लग गया, मैंने फॉर्मेट उसका पूरा लिख दिया, लेकिन नेक्स्ट पेज के ऊपर आया तो मैंने देख लिया एनालिटिकल पैराग्राफ, और एनालिटिकल पैराग्राफ उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलतियाँ ना बहुत बार होती हैं। ये बोर्ड्स के अंदर जब आप फर्स्ट टाइम पर एक्सपीरियंस करने के लिए जाओगे, जब भी आपको ये सब चीज़ें पता लगेंगी, क्योंकि बोर्ड्स का जो प्रेशर होता है ना, वो हमारी सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा क्रिएट करके रखा हुआ होता है। हमें पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, हर कोई बोर्ड्स के लिए ही बात करता है। तो इसीलिए भाई साहब ऐसा होता है। तो देखते हैं कि आप लोगों के साथ में क्या होता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो फिर चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस साल का 23-24 का इंग्लिश का सैंपल पेपर। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के पेपर को एकदम से सही सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, बस 2 मिनट के लिए इसको सुन लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार देखो, इंग्लिश है ना, इंग्लिश को हम लोग बहुत ही ज़्यादा लाइट लेते हैं। ठीक है, लाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यार रीडिंग पैसेज आएगा उसको पढ़ करके करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो रीडिंग पैसेज होता है ना, इसमें जानबूझ के टीचर ये पता होता है कि भैया ये जो है ना रीडिंग को है ना बहुत ही ज्यादा हल्के के अंदर लेगा, तो जिस चीज को हल्के के अंदर लो उसको भारी कर दो। थोड़ा सा भी भारी करते हैं ना स्टूडेंट, सारे सारे लौट जाते हैं उसके अंदर। तो क्या होता है कि टीचर को अगर पेपर टफ बनाना होता है ना, तो वो क्या करता है कि रीडिंग जो पैसेज है इसको क्या कर देता है, थोड़ा टफ साइड के ऊपर कर देता है कि स्टूडेंट को इसकी लैंग्वेज समझ में ना आए। जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो क्या होता है कि इसके अंदर हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब जैसे ही आप एग्जाम दे रहे हो और आपको पता लगे कि आपने 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सेक्शन के अंदर कंज्यूम कर दिया, और वो भी 20 मार्क्स के लिए, तो आपका एंग्जाइटी लेवल अपने आप बढ़ेगा। आपको लगेगा कि भाई साहब अब पेपर बचा हुआ है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम घबराने लग जाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि कभी भी फर्स्ट में जाते ही रीडिंग सेक्शन को तो अटेम्प्ट ही नहीं करना, क्योंकि एक तो सबसे पहला तो ये अननोन होता है, इसके अंदर ये नहीं पता होता कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या हमें करना है, हमें सब कुछ नया होता है हमारे लिए। लेकिन यहीं पर ही पेपर के अंदर पीछे एक ऐसा पार्ट होता है जिसका कि हमें A to Z पता होता है, वो होती है हमारी लिटरेचर। भाई साहब इसका तो हम जो रट्टा लगाते हैं, जो रट्टाफिकेशन इसका हम लोगों ने कर रखा है क्वेश्चन आंसर का, वो आज तक हमने किसी भी चीज का नहीं कर रखा। तो सबसे पहले जाती क्या करना है, जो चीज आती है उसी को पकड़ लो, सबसे पहले जाकर के लिटरेचर को खत्म कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा तो एक तो है
भाई इसका वेटेज 40 मार्क्स का इसका वेटेज है और इसको सॉल्व करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 45 मिनट्स के अप्रोक्स आप पूरा पूरा इसको सॉल्व कर दोगे, जो कि आपका 50% ऑफ पेपर होने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में ग्रामर कर लो, ग्रामर भी बहुत ज़्यादा आसान आती है। और फिर इसके बाद में आप लोगों के जो भी आप करना चाहो राइटिंग या फिर रीडिंग वो आप कर सकते हो, लेकिन फ्रेश माइंड से आपको लिटरेचर स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद में मेरी मानो तो राइटिंग, देन ग्रामर, फिर उसके बाद में रीडिंग, क्योंकि अगर रीडिंग का एक दो क्वेश्चन छूट भी गया, एमसीक्यू अगर हुए तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और वहीं पर अगर लिटरेचर में से कुछ छूटा तो भाई साहब भारी नुकसान हो जाएगा। तो अब हम लोग चलिए सीधा चलते हैं पेपर को सॉल्व करने में। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग पहले रीडिंग सेक्शन नहीं करेंगे, तो इसका भी हम लोग रीडिंग सेक्शन नहीं करेंगे, हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे ग्रामर सेक्शन। तो आप लोगों के राइटिंग और जो ग्रामर का सेक्शन है वो आप लोगों को 20 मार्क्स का देखने को मिलता है, जिसमें से आप लोगों की जो ग्रामर होती है वो होती है 10 मार्क्स की, जिसके अंदर की आप लोगों को यहाँ पर 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से कोई भी 10 अटेम्प्ट करने होते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल पेपर आता है ग्रामर का। हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, ये है फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको जो भी फॉर्म दी हुई है उसको सही ढंग से फिल करना है इसमें। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, जिसके अंदर कि हमें गिवन है कि डियर सर दिस इज विद रेफरेंस टू द कमिटी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट। अब तो यहां पर ये जो वर्ड आपको गिवन है हाईलाइट, अब आपको इसको करेक्ट फॉर्म बताने कि इसके अंदर क्या होगा। तो सबसे पहला काम होता है कि हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके अंदर टेंस कौन सा है। तो जब आप लोग इस सेंटेंस को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भैया इसके अंदर तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहां पर है। अब जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो अब यहां पर हमारे पास में दो चॉइसेस बनेंगी वर्ब की, ठीक है। अब जो सबसे फर्स्ट चॉइस है वो ये है कि यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी बेस फॉर्म है उसी को एज इट इज लिख देंगे। और जो दूसरा होता है इसका ये होता है कि यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि बेस फॉर्म होती है प्लस उसके अंदर एस होता है। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए, यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है कि जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, वो हो अगर प्लूरल, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे तो हमारे जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो यहां पे हमारे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस फॉर्म प्लस एस। तो यहां पर ये सही आंसर हो जाएगा हमारा हाईलाइट्स, इसका एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसका कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाता है, वो है कि एरर और करेक्शन वाला क्वेश्चन। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, स्टूडेंट को इसे डर पता नहीं क्यों लगता है, और गलत भी मैक्सिमम यही होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको जब भी ऐसा हो तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो आपको इसके अंदर चेक करनी है वो करनी है इसकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब अगर सही है देन फिर उसके बाद में आपको इसकी चेक करनी है वर्ब, और अगर वो भी सही है तो फिर आपको यहाँ पर चेक करना होगा इसका प्रीपोजिशंस, और फिर उसके बाद में भी अगर गलत है तो भैया इसका फिर क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा ही होता है, क्योंकि मेनली क्या होता है कि इन 3-4 चीज़ों के अंदर ही एरर होते हैं, फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट बी कीप योर हंगर पैंक्स एट द बे विद इट बेक्ड स्पाइस एंड ओरिएंटल फ्लेवर। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है कि इसके अंदर क्या एरर होगा। तो अब देखो यहाँ पर इसके अंदर सिंपल सा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जब इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, वो दिखेगा मस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि मस्ट हम लोग कहाँ पर यूज में लेते हैं। तो मस्ट हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर हमें क्या करना हो, किसी को ऑर्डर देना हो, या फिर हम लोग किसी का, हमारे ना एक कंफर्म है कि भाई तुझे ये करना है, ऐसा होना ही चाहिए, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मस्ट को यूज में लेते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, इस सेंटेंस के अंदर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप है ना किसी को ऑर्डर या फिर ऐसा कुछ कंपलसरी वाली चीज नहीं कर रहे, आप यहां पर क्या दे रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो। तो जब कभी भी हम हमारा ओपिनियन देते हैं ना, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, मस्ट नहीं लेते, हम लोग बोलते हैं विल, कि ऐसा हो जाए। कि यहां पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी ये जो रेसिपी है वो तो अच्छी है, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे मेरे ओपिनियन में तो वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग मस्ट को हटा करके यहां पर विल यूज में लेंगे, और विल हो जाएगा इसका करेक्शन, मस्ट हो जाएगा इसके अंदर एरर। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होते हैं हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। अब मेरे को इनका कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि ये बनाया क्यों था, क्योंकि ऑनेस्टली बात है कि भाई ये सेंटेंस दिया फिर आप इसको अपने कन्वर्जेशन के अंदर लिख रहे हो, क्यों लिखना भाई, हम नहीं लिखना चाहते, पर ये नहीं समझते, हमें पढ़ने के लिए करना ही पड़ेगा बच्चों, फ्रस्ट्रेशन बहुत हो जाती है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर कहा गया है कि अभिलाष एंड नेहा हैड अ कन्वर्सेशन विद द आर्गुमेंट्स ऑफ नेहा डांस अकेडमी। और अब आपको रिपोर्ट करना है, जो अभिलाष का क्वेश्चन है उसका वो ये है कि इज योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, कि भैया तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड है वो इस वेंचर के अंदर तुम्हारी हेल्प कर रहा है या नहीं। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो ध्यान से मेरे साथ में करना, आपको हर एक चीज इसके अंदर अच्छे से समझ में आने वाली है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा है हमारा अभिलाष जो है वो क्या कर रहा है, अभिलाष क्या कर रहा है, नेहा से पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभिलाष आस्क्ड
नेहा, कि भैया उसने क्या करा, नेहा से पूछा। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जब कभी भी क्वेश्चन स्टार्ट हो, इसके अंदर ये पूछ रहा है कि क्या तुम्हारा दोस्त हेल्प करेगा, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, आस्क्ड नेहा दैट आएगा, और फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे कि इफ, या फिर हम लोग लिखेंगे वेदर। अब हमने ये क्यों लिखा है कि क्या तुम्हारा, मतलब समझ रहे हो कि क्या वो हेल्प करेगा, तो हम लोग इसके अंदर इसको स्टार्ट करेंगे इफ। यहां पर योर जो है उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हर के अंदर, ठीक है। यहां पर ये जो योर है हमने इसको कन्वर्ट किया है हर के अंदर, क्योंकि यहां पर है पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू का चेंज करना होगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, योर को हर के अंदर चेंज करेंगे। योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग। अब देखो यहां पर ये जो वर्ब है आपको इसको चेंज करना होगा, क्योंकि ये तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट के अंदर, लेकिन आपको इसको कन्वर्ट करना होगा पास्ट के अंदर, तो आप लोग यहां पर इसको क्या करोगे, यहां पर करोगे वॉज हेल्पिंग आएगा, ठीक है। ये हमने यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तो क्या करे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर। फिर उसके बाद में यू इन दिस वेंचर, और यहां पर ये जो हमारा दिस है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे दैट के अंदर, और यहां पर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। देन फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर कि हमें दिया हुआ है कि यहां पर भी डायलॉग हैं, 2 डायलॉग दिए हुए हैं। डायलॉग बाजी बहुत ही ज्यादा तगड़े वाली चल रही है। यहां पर चारा बोलती है कि व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम। वो पूछती है कि भाई तूने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्यों पार्टिसिपेट किया, तो वहीं पर ही जो शबनम है वो बोलती है आई हैव कन्विंस्ड दिस प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू एनहेंस माय एबिलिटीज, की भैया ये जो प्रोग्राम है, जैसे कि आप लोग भी करते होंगे कि यार मेरी है ना जो एबिलिटीज है उसको इससे एनहेंस मिले। अब देखो क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, यहाँ पर जो सारा है उसका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि व्हाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट। तो अब हमने क्वेश्चन लिख लिया कि हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या वाई के अंदर कोई कन्वर्जन होगा, यहाँ पर इसके अंदर कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा। देन फिर इसके बाद में देखो डिड है। अब डिड क्या है, ये है सिंपल सा पास्ट के अंदर है, सिंपल पास्ट के अंदर है। तो अब हम लोग इसे किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो जब आप पास्ट परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर देखो शबनम है, शबनम क्या है, वो है लड़की, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे शी, और फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा हैड, और फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा कि शी हैड चूजन टू पार्टिसिपेट, ठीक है। सो अब हमारे पास में आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आना चाहिए, वो आना चाहिए, कोई भी नहीं है, इसका आंसर ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वाई ही आ रहा है, तो यहां पर इसके अंदर करेक्शन होगा, ही की जगह पर यहां पर होगा वो शी, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में सी ऑप्शन। और इसी के साथ में इस वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहे। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें सिंपल सा क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है कि आपको इसको फिल करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है कि अ कॉपी ऑफ प्लान इज इनक्लोज्ड एंड, फिर आपको दैट देन दिस में से बनाना होगा कि मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द टीम लीडर्स फॉर कंपाइलेशन। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहां पर देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दैट हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, देन हम लोग कहां पर काम में लेते हैं, और दिस हम लोग कहां पर काम में लेते हैं। तो दैट हम लोग वहां पर काम में लेते हैं जहां पे कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमारे पास, तो दैट हम लोग वहां पे काम में लेते हैं जहां पर कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग पॉइंट कर रहे हैं वो हमारे पास ना, वो थोड़ा दूर हो। जैसे कि यहां पर दैट्स माय फ्रेंड टॉम ओवर देयर, तो मतलब क्या है कि हमारा जो फ्रेंड है वो हमसे थोड़ा दूर है, तो वहां पे हम लोग इसको काम में लेते हैं। और देन हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि हमें किसी टाइम को डिनोट करना हो, जैसे कि व्हेन आई फिनिश्ड माय स्टडी देन आई विल गो फॉर प्लेइंग फुटबॉल, या फिर जो भी आप कहो, जिसके अंदर कि क्या होता है कि हम टाइम कर रहे हैं कि भैया ये हो जाएगा उसके बाद। तो यहां पर ये दोनों चीजें कैंसिल होती हैं, बचता है दिस। दिस को हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारे पास में हो। तो यहां पर क्या है कि जो लेटर है वो आ चुका है और उसे हमें सर्कुलेट करना है, तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर कि हमसे कहा गया है कि आपको एरर और करेक्शन निकालने हैं। वो ये है कि द कंपनी एम्ड at increasing the authorities in the area frequently visited by the clients। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा था, आपको सबसे फर्स्ट में जो आइडेंटिफाई करना है वो करनी है इसकी वर्ब। तो जब आप इसकी वर्ब देखोगे तो वो क्या है, वो है एम्ड। अब एम्ड के अंदर जब आप देखोगे तो यहां पर ये क्या है, ये कंप्लीट हो चुका है, और इसके अंदर हमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसा हो चुका है, लेकिन यहां पर करंटली। अब देखो यहां पर इसको सिंपल सा हिंदी के अंदर समझो, एम्ड का मतलब क्या होता है कि वो चाहती थी, कि मतलब ऐसा क्या हो गया, ये हो गया पास्ट के अंदर कि भैया वो चाहते थे कि हमारा बच्चा अच्छा ऑफिसर बने, लेकिन वो नहीं बना, चाहते थे। लेकिन अभी यहां पर क्या है कि द
कंपनी एम्ड एट इंक्रीजिंग द अथॉरिटी, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर वो चाहती है, अभी भी करंट प्रोजेक्शन है, तो यहाँ पर हम इससे क्या करेंगे, एमिंग आएगा इसका करेक्ट आंसर। और सिंपल सा ये समझो कि यार ज्यादा अगर समझ में नहीं आई ये बात तो ये समझो कि ये क्या है, ये है पास्ट के अंदर और हमें इसको किसके अंदर, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, तो हम इसे सिंपल सा प्रेजेंट के अंदर इसे कन्वर्ट कर देंगे। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में हमारा अगला क्वेश्चन। फिर इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर की आपको एक एनालिटिकल रिपोर्ट दी हुई है, उसमें भी आपको एरर और करेक्शन निकालने देखा। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, एरर और करेक्शन को अच्छे से कर लो, जिसके अंदर की टेंस, हेल्पिंग वर्ब और आपको प्रीपोजिशन का ध्यान रखना है। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर की आप लोगों को एक एनालिटिकल रिपोर्ट दी गई है, उसका कंक्लूजन आपको दिया हुआ है, जिसके अंदर की कह रहे हैं कि इन द कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशंस अमंग द शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स, कि यहां पर सिंपल से यंगस्टर की क्या प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो कम सोते हैं, दूसरा कि उनका ओवरवेट हो रहा है। जब कम सोओगे तो आपका ओवरवेट ही होगा, क्योंकि आप लोगों को वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए ओवरवेट होगा। इसका हमारे इससे कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा था कि हमें इसको सिंपल सा चेक करना है। तो इसके अंदर आप लोग देखोगे तो वर्ब सही भी सही जगह पर, लेकिन यहां पर जो हमारा प्रीपोजिशन है जो कि होगा यहां पर अमंग, वो एकदम से गलत हो गया। अब ये गलत क्यों हुआ भैया, क्योंकि अमंग हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं, अमंग हम लोग वहां पर यूज में लेते हैं जहां पर हमारे पास में मोर देन 2 या बोल सकते हो कि मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स हों। तो अब हम यहां पर 2 बातों की थोड़ी बात कर रहे हैं। हम लोग सिंपल से किसकी बात करें, एक तो स्लिप पैटर्न की और ओवरवेट की। तो यहां पर सिंपल से क्या है, 2 चीजें होती है। तो जब कभी भी 2 चीजें होती है हम उसके लिए यूज में लेते हैं बिटवीन, और BW को हम लोग बोलते हैं बिटवीन। और आप लोग कमेंट करो इसकी फुल स्पेलिंग अगर आपको आती होगी, बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर भी गलती कर देंगे, देखते हैं कि किस किस को इसकी फुल स्पेलिंग आती है। तो अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा दिल से भावुक कर देने वाला है। तो भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। तो अब देखो मेरा माइक भी मेरे पास में आकर के भावुक हो गया था। तो अब इसके अंदर कहा गया कि द एक्सपीरियंस ऑफ नर्सिंग एन इंजर्ड बट लेफ्ट मी ग्रेटफुल फॉर नोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग काइंड एंड कंपनसेट टू ऑल द क्रीचर्स। तो भैया जो भी एक जैसे कि बर्ड थी वो हर्ट हो गई थी, तो उसको नर्सिंग करके उसकी हेल्प करके जो मेरे दिल को सेटिस्फैक्शन मिला ना, वो कहीं पे भी नहीं मिल सकता। जैसे कि मेरे को आप लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक रात पहले आपको याद आता है कि यार कल पेपर है, फिर आते हो ऐसी वीडियोस देखते हो जिससे मज़ा आता है, जिनमें आपको नॉलेज मिलता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, ध्यान से देखो। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर क्या वो चीज़ कंटिन्यू हो रही है, उसने ना अभी भी उसको क्या वो फीलिंग आ रही है। तो जब कभी भी ऐसा हो कि जहां पर हमारी कंटिन्यूअसली फीलिंग चल रही हो, तो देखो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर उसको है ना अभी भी कंटिन्यूअसली फीलिंग आ रही है कि भाई मैंने अच्छा काम किया, और वो 2-3 दिन तक रहती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है। तो जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो तो हम लोग उसके लिए क्या यूज में लेते हैं, वो यूज में लेते हैं हम लोग यहां पर उसके लिए लेंगे फीलिंग। इसका एकदम से करेक्ट होगा। लेकिन अब आपके डाउट आएगा कि भैया ए वाला ऑप्शन तो सही होगा, एक बार बी वाला भी बता दो। इसके अंदर हैविंग फेल्ट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो काम हो चुका, ठीक है, वो काम हो चुका और उसके बाद में नया काम स्टार्ट होने वाला है। तो वहां पर हम लोग क्या यूज में लेते हैं, हैविंग फेल्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर कि आप लोगों को कहा गया है कि आपको रिपोर्ट करना है। डायलॉग 2 लोगों के बीच में है। वेंडर बोलता है इट इज नाइस टू सी यू सर। फिर इसके बाद में कस्टमर बोलता है यस इंडीड, अनलाइक द लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा आपको पूरा पूरा दे दिया गया है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए थोड़ा सा लिख के दे दिया, वो ये है कि द वेंडर greeted his customer respectfully and mentioned that he was pleased to see him and the customer answered in affirmative and explained that। अब हमें ये जो सेंटेंस इसको पूरा पूरा कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे अब हम किस किस चीज को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा लास्ट मंथ है ना, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। देखो अब मैं हर एक बात आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ। लास्ट मंथ जो है उसको हम लोग कभी भी, जैसे कि टुमारो होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो। तो लास्ट मंथ है तो हम लोग इसको बोलेंगे द नहीं लगाएंगे इसके आगे, हम लोग इसको लगाएंगे प्रीवियस मंथ। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीवियस मंथ। और दिस को हम लोग इसके अंदर किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं, दिस को हम लोग करेंगे यहाँ पर दैट में कन्वर्ट। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल से हम लोग जो पास्ट में करते आए हैं, जैसे कि हैव को हम लोग किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, वो कर देंगे हैड के अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपको नहीं आती है। तो कमेंट करके इसका आंसर अभी के अभी आ जाना चाहिए कि भैया इसका आंसर ये सही होगा। जो भी सही करेगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट जरूर से मिलने वाला है। और फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जो क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। और इसी के साथ
साथ में हमारी ग्रामर कंप्लीट होती है। लेकिन 2 क्वेश्चन एडिशनल हैं जो कि मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग वो कर सकते हो। तो यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 10th में हमें कहा गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पर कहा गया कि कांग्रेचुलेशंस चेंज मेकर्स, द रीजनल कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आवर स्कूल म्यूजिक क्लब वॉन द प्राइज। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारी जो स्कूल है वो प्राइज को जीत चुकी है। मतलब कि अभी अभी ये रिसेंटली के अंदर ये इवेंट हुआ है। जब कभी भी ऐसा होता है जहाँ पर कि हमारा इवेंट हो चुका होता है और वो रिसेंट वाला होता है, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, वहाँ पर हम लोग यूज़ में लेते हैं हैज़ और हैव, और उसके साथ में हम लोग लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो हम लोग यहाँ पर हैज़ जो है उसको यूज़ में लेते हैं सिंगुलर के साथ में, और फिर उसके बाद में जो हमारा हैव है इसको हम लोग लेते हैं प्लूरल के साथ में। तो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वो है सिंगुलर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ में लेंगे, बोलेंगे हैज़, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़ वॉन। तो ये हो गया इसका एकदम से करेक्ट आंसर। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, जिसके अंदर कि आप लोगों को एक पॉइंट दिए हो जिसको कि कंप्लीट करना है। इसमें ये है कि द रिवर रन्स थ्रू द वेन्स, कि भैया जो रिवर है वो वेन्स के थ्रू जाती है, क्योंकि पोइट जो होता है वो हमेशा ऊट पटांग की बातें करता है। और इसके अंदर कहा गया कि द ट्रीज एंड माउंटेन्स योर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप बोलोगे विल कॉल आएगा, कॉल आएगा, हैड कॉल्ड आएगा, या फिर कॉल्स आएगा। तो यहाँ पर सिंपल से देखो कि ये क्या है, ट्री है और माउंटेन है, तो ये क्या होगा, ये हो गया प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में हम लोग क्या यूज में लेंगे, मैंने अभी अभी बताया था कि हम लोग बेस फॉर्म यूज में लेते हैं। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉल, क्योंकि ये जो पोइम है, हमेशा बात याद रखना कि पोइम जो होती है वो लिखी जाती है प्रेजेंट के अंदर। तो इसीलिए हमारे पास में जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी ऑप्शन। तो इसको लॉक कर दिया जाए। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। इसमें हमसे कहा गया कि आप लोगों को सिंपल सा इसको कन्वर्ट करना है। अब मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा और आप लोगों को इसका आंसर कमेंट करना होगा। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट को ये वाली बातें अभी तक समझ में आई। लास्ट वाला क्वेश्चन एकदम से सही होना चाहिए। वो ये है कि द पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड अ फाइन इक्विवेलेंट टू 5% ऑफ बेसिक फेयर। तो यहां पर देखो, मैंने आपको क्या समझाया था, वो समझाया था कि विल हम लोग कहां पर यूज में लेते हैं, जहां पर कि हमें ना हमारा ओपिनियन देना होता है, वहां पर कंपलसरी नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि पैसेंजर को स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है कि भैया इसके बाद में अगर रहोगे तो 5% एडिशनल चार्ज लगेगा। तो विल हम लोग यहां पर यूज में नहीं लेंगे। तो हम लोग क्या यूज में लेंगे, यहां पर हम लोग लेंगे शुड, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, वो है ऑर्डर जो कि आपको मानना ही होगा। तो इसीलिए हमारे पास में जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है शुड। एरर हो गया हमारे पास में विल और इसका करेक्शन हो गया हमारे पास में शुड। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूं ऐसे ट्रिक्स जिसकी वजह से आपको एग्जाम में फुल मार्क्स देने वाला। तो भैया ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि आप है ना जो भी हो, आप लोगों को है ना सिंपल सा इसमें ध्यान ही नहीं देना, ये सब बकवास जो भी यहाँ पर लिखा हो वो आप पढ़ लेना। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर नंबर मिले। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर क्या लिखना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का आएगा सेंडर एड्रेस, जो कि होगा आपका, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसको सेंड कर रहे हो, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। अगर नहीं दिया हो तो आप लोगों को कुछ भी अपने मन से बना करके लिख देना, रियल नहीं लिखना। जैसे कि आप ABC स्टेट लिख सकते हो, दिल्ली लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी आप रेंडमली लिख सकते हो। देन फिर इसके बाद में आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस देना है। डेट आपको लिखनी है। डेट का फॉर्मेट यहाँ पर इस तरीके से रहेगा जैसे कि 26 ऑफ जनवरी, जो भी डेट हो उसको, और फिर उसके बाद में 2023, ये इसका पैटर्न होता है। एक लाइन छोड़ करके जो यहाँ पर रिसीव करने वाला है, ठीक है, जो भी यहाँ पर रिसीव करेगा उसका हम लोग यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे, जो कि यहाँ पर होगा सबसे पहले। जैसे कि अब हम लोग ये लेटर है ये लिख रहे हैं MLA को, तो यहाँ पर सबसे पहले उनका नाम, फिर उनका एड्रेस, फिर उसके बाद में वहाँ का जो भी सिटी कोड है, जिप कोड है, वो आप लोग इसके अंदर लिखोगे। 3 चीजें लिखनी होती है, सिटी, स्टेट और उसका जिप कोड। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप रैंडमली कुछ भी लिख सकते हो, इसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होते हैं। तो अब ध्यान से सुनो कि आप लोगों को ओपनिंग किस तरीके से करनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ओपनिंग और दूसरी होती है क्लोजिंग। अगर ये दोनों सही ढंग से कर दी तो बाकी के लेटर में आप कुछ भी लिखो, उससे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो सबसे फर्स्ट में आप लोगों को क्या लिखना है, सिंपल सा आप लोग अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लगाओ कि आप लोग क्या बोल रहे हो कि आपको इकोलॉजिकल क्लब से लेकर के आपको कुछ बातें करनी है। तो आपका कंसर्न है
है ना इकोलॉजिकल क्लब को लेकर के, तो आप उसी के रिगार्डिंग अपने व्यूज़, उसी के रिगार्डिंग अपनी जो भी सजेशंस वगैरह वो सब उसी में करने वाले हो। तो अभी उसी तरीके से आपको इसको सेंटेंस के अंदर फ्रेम करना है। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे कि दिस लेटर इज रिटर्न टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन अवर सिटी एंड सजेस्ट अ सॉल्यूशन दैट आई बिलीव कुड हेल्प इन प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग द नेचर। मतलब सिंपल सा आपको ये लिखना है कि आपका लिखने का रीज़न क्या था। तो यहाँ पर आपने रीज़न बता दिया कि भैया मैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ। दूसरा आपने बता दिया कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको किस तरीके से दूंगा। तो जैसे इसको पढ़ेगा वो तो उसको लगेगा कि हाँ यार इस लेटर को मेरे को पूरा पढ़ना चाहिए। देन फिर इसके बाद में आएगा कि आई बिलीव दैट फॉर्मिंग अ इकोलॉजिकल क्लब एंड अपॉइंटिंग इको माइंडस्टर इन आवर सिटी कैन बी एड टू दिस एंडेवर। कि भैया ये जो आप लोग मैं आपको बता रहा हूँ तो इससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हमारी सिटी के अंदर हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन फिर इसके बाद में इसकी क्लोजिंग लाइन देखना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वो ये है कि मैडम यू रिक्वेस्टेड टू काइंडली कंसिडर द सजेशन टू इंश्योर अ बेटर प्रिवेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो भैया सिंपल सा आपने कहा है, आप उनसे क्या करो रिक्वेस्ट कर दो। हमेशा एक बात याद रखना कि आप कभी भी उनको ऑर्डर नहीं करोगे, आप लास्ट के अंदर लिखोगे कि मैम मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको एज सुन एज जितना जल्दी हो सके उसको कर सके। तो आपको यहाँ पर हेल्प चाहिए तो आप उसके अंदर कह रही हो कि आप मेरी सजेशन को मानिए और ज़्यादा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इस काम को स्टार्ट कीजिए। अब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो पूरी पूरी लैंग्वेज है बुकिश लैंग्वेज, और कभी भी बुकिश लैंग्वेज के फुल मार्क्स नहीं मिलते। हमेशा जो आप लोग इंसान हो तो इंसान बन करके ही अपने एक्सप्रेस लिखा करो। गलत होता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो इंसानी लैंग्वेज होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ, और एक और बात, हर एक का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए सभी के आंसर्स अलग अलग होते हैं। देन फिर हमेशा बात याद रखना कि एक आप लोगों को सिंपल सा फॉर्मल लेटर रहेगा और जो दूसरा लेटर रहेगा वो रहेगा आपका लेटर टू एडिटर का। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या बना देगा अरमान खान। तो जो भी हो उसको आपको क्या करना है अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि कई बार हम भावुक होकर के अपने सिग्नेचर कराते हैं, अपना नाम लिखाते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। उसी के साथ में आपको जो भी डेजिग्नेशन जो भी पोस्ट दिए हुए वो आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि आप स्कूल कैप्टन हो उज्जवल अकेडमी के, यहाँ पर उसका पूरा पूरा एड्रेस दिया हुआ जो कि आपको ध्यान में रखना है। देन फिर इसके बाद में कहा गया है कि यू बिलीव दैट द लैंग्वेज कैन हेल्प अ ब्रिज रीजनल डिवाइड्स एंड प्रमोट यूनिटी। आपका मानना यह है कि जो रीजनल लैंग्वेज होती है इससे यूनिटी को प्रमोट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग कहीं से भी होंगे, ठीक है, जैसे कि अब मैं मान लेता हूं कि अब मेरे यहाँ पर क्या है, मैं जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ। अब राजस्थान के अंदर बेसिकली कौन सी भाषा होती है, वो होती है मारवाड़ी। अब मारवाड़ी के अंदर क्या होता है कि जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है वो क्या होता है कि 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर वो है ना ठीक ठाक सा बोलने लग जाता है, मतलब कुछ भी चीज़ें सीखने लग जाता है। और 2 साल तक वो ऐसे सेंटेंस बनाने लग जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वर्ड्स को मिला करके वो सेंटेंस बनाने लग जाता है। तो क्या होता है कि जब रीजनल लैंग्वेज के अंदर उसको कोई भी चीज़ सिखाई जाती है तो उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो वही बात इसके अंदर भी कही गई है कि जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, जब कभी भी जैसे कि अब मैं अगर मान लो कि अदर स्टेट के अंदर हूँ और मान लो कि मैं हूँ कर्नाटक में, ठीक है, अब कर्नाटक के अंदर अदर लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर मेरे को वहाँ पर कोई मेरी लैंग्वेज वाला आदमी मिलेगा तो एक तरीके से हम दोनों की यूनिटी अच्छी होगी, हम लोग अच्छे से बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही है कि सिंपल सा आप यहाँ पर ये चाहते हो कि जो रीजनल लैंग्वेज है उसका कुछ ना कुछ आपको इंतजाम करना चाहिए। तो वही यहाँ पर इसके अंदर दिया गया है। तो सिंपल सा हम लोग इसकी स्टार्टिंग भी उसी तरीके से करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट है वही कि सेंडर एड्रेस, फिर उसके बाद में हमारा आ जाएगा यहाँ पर रिसीवर मतलब डेट, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो रिसीवर एड्रेस है वो, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एन दी ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम। आप लोगों का सजेशन रहेगा कि सर ये मेरा सजेशन है कि आप लोग इसको इस तरीके से करते हो। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, डियर सर, एज समवन हु बिलीव्स दैट द लैंग्वेज कैन हेल्प अ ब्रिज रीजनल डिवाइड्स एंड प्रमोट यूनिटी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या स्टार्टिंग करी, इसके अंदर स्टार्टिंग इस तरीके से हुई है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कि ये मानता हूँ कि जो रीजनल लैंग्वेज है उनसे कि यूनिटी को प्रमोशन मिलता है, मतलब यूनिटी प्रमोट होती है। एंड आई एम राइटिंग टू सजेस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑनलाइन रीजनल लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम इन अवर सिटी टू हेल्प रिसेंटली रीलोकेटेड रेजिडेंट्स ऑफ ऑल द एजेस एस्टैब्लिश अ हेल्दी रैप्टर विद द लोकल रेजिडेंट एंड प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब इसके अंदर देखो आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर अपने दिमाग से बनाया है कि आपके जो स्टेट है उसके अंदर जो दूसरे रेजिडेंट आए उनको हेल्प मिले, तो इसीलिए रीजनल लैंग्वेज आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो। ये आपका सजेशन, आपने पहले पैराग्राफ में बता दिया कि आप क्यों इसको लिख रहे हो, आपका क्या मोटिव है और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। फिर इसके बाद में इसकी क्लोजिंग लाइन वही रहेगी कि आपको इनसे रिक्वेस्ट करनी होगी कि आई होप दैट पब्लिशिंग ऑफ दिस लेटर इन कॉलम्स ऑफ योर डेली शेल अर्ज द कम्युनिटी टू सपोर्ट द प्रोग्राम फॉर दिस पोटेंशियल टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर एंड प्रमोट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड फॉस्टर इन अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। तो सिंपल से आपने यहाँ पर कहा है कि ये जो मेरा कंसर्न है इसको अगर आप अपने पेपर के अंदर पब्लिश करोगे तो इससे जो कमिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर
एक तरीके से आप उनको बता रहे हो कि आपको ये ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लेटर पढ़ोगे तो ये सब आपका एकदम से सही हो जाने। अब इसके बाद में जो नया तरीके का क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर कहा गया है कि टेस्टिंग ऑफ क्लास 10th इज कॉन्टेस्टिंग द पोस्ट ऑफ एन द जूनियर स्कूल कैप्टन इन अपकमिंग स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन। गिवन बिलो इज हर कैरेक्टर, जैसे कि उसका नीचे दिया गया है कि वो किस तरीके की है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टर उसके बारे में बताया गया है कि इज एवरेज इन एकेडमिक परफॉर्मर, की मतलब ठीक ठाक है, पढ़ने में, ज़्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं है, लेकिन मेंटेन्स द डिसिप्लिन एंड स्टडी रूटीन, लेकिन उसका डिसिप्लिन है, स्टडी रूटीन वो मेंटेन रखती है। फोकस ऑन द एक्सीलेंट आउटकम, वो आउटकम के ऊपर फोकस करती है। एग्जिबिट्स द गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स के, वो डिसीजन बहुत ही ज़्यादा अच्छे ले लेती है, हाथों हाथ डिसीजन ले लेती है। थ्राइव्स ओनली ऑन एप्रिसिएशन, फिर उसके बाद में बिलीव इन ऑल एंड ऑल फॉर ऑल, मतलब उसका मानना यह है कि सभी को सभी की मदद करनी चाहिए और हर एक के लिए हर कोई अवेलेबल होना चाहिए। एंड हेल्प्स हर पीयर इन द डिफिकल्टीज एकेडमिक और पर्सनल, सिंपल सी वो जो भी अपने दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एकेडमिक लेवल पर, नॉन एकेडमिक पर, पर्सनल पर। फिर उसके बाद में इज़ लेस इम्पल्सिव बट हाईली सेंसिटिव, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको अगर कुछ भी कह दोगे तो रोने लग जाएगी, ऐसा कुछ होता है लड़कियों का। अब देखो यहाँ पर लेकर के कुछ भी मत मतलब जज मत करना, लेकिन बाय द वे हमने यही देखा है कि लड़कियाँ रो जाती है, लड़के नहीं रोते, जो कि एकदम से गलत है। लड़के रोते तो हैं लेकिन वो किसी को दिखा नहीं पाते। देन फिर इसके बाद में आता है वर्क हार्ड टू अचीव गोल्स, वो हार्ड वर्क करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है 120 वर्ड्स के अंदर। आपको उसकी ये जो कैरेक्टर है इसको एनालाइज करके लिखना है, और यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं कि या तो आप उसको सपोर्ट करो या फिर आप उसके अगेंस्ट में जाओ, आप इन दोनों में से कोई सा भी करते हो, आपको इसकी चॉइस दी गई है। तो अब हम लोग एक बार सपोर्ट वाला देख लेते, फिर इसके बाद में अगेंस्ट वाला तो आप खुद से देख लीजिएगा। तो अब हमारे पास में जो सपोर्ट वाला है वो इस तरीके से रहेगा कि सपोर्टिंग, हम उसको क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट वॉटर आई बिलीव दैट टर्शिंग पजेस अ नेसेसरी ट्रेट्स टू बी अ एक्सीलेंट स्कूल कैप्टन। तो सिंपल सा, जब कभी आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप तो सबसे पहली लाइन तो यही लिख देना कि भैया मैं इसको सपोर्ट इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जो भी एक क्वालिटी होनी चाहिए वो सब क्वालिटीज इसके अंदर हैं। हर डिसिप्लिन, स्टडी रूटीन एंड हार्ड वर्क एथिक्स इंडिकेट्स हर एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज एंड मैनेज द टाइम एफिशिएंटली। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर पॉइंट ये लिखा है कि ये जो इसका स्टडी करने का रूटीन है और ये जो हार्ड वर्क करती है, इसके वजह से क्या होता है कि अपने काम को मतलब प्रायोरिटाइज कर पाती है और अपनी जो टाइम है उसको एफिशिएंटली मैनेज करवाती है, जिस वजह से स्टडी भी कर पाती है, काम भी कर पाती है। एंड इज लेस इंपल्सिव बट सेंसिटिव, फोकसेस ऑन द एक्सीलेंट आउटकम ऑफ हर टास्क असाइंड टू हर, डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। तो यहाँ पर सिंपल सा ये बता रहा है कि वो सेंसिटिव तो है लेकिन वो अपने जो गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस करती है, वो ये फोकस करती है कि उसके जो आउटकम हो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों। तो ये यहाँ पर दिखाता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा उसकी गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स है जिस वजह से हो पाता है। एंड एडिशनली हर विलिंगनेस टू कीप पीयर्स इन एकेडमिक एंड पर्सनल। तो आप सिंपल सा लास्ट के अंदर ये कहना चाहते हो कि लास्टली मैं एक बात और कहना चाहूँगा एडिशनली, कि वो जो हेल्प करती है लोगों की, जिस वजह से उसको जरूर से कैप्टन बनना चाहिए, ये सब बातें। फिर इसके बाद में आता है कि डिफिकल्टीज हाईलाइट्स हर एम्पैथिक एंड केयरिंग नेचर एंड फर्दर मोर ट्रेजरिंग बिलीव्स वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ये जो पॉलिसी आपको इसको जरूर से लिखना है, जैसे कि कोई भी अगर आपको इंपॉर्टेंट बात दी गई हो तो आपको उसको जरूर से वहाँ पे हाईलाइट करना है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पे लास्ट जो सेंटेंस है वो यहाँ पर रहेगा कि आप लोग इन रीजंस की वजह से उसको करना चाहते हो। तो फॉर दिस रीजंस आई बिलीव शी हैज द पोटेंशियल टू बी अ गुड स्कूल कैप्टन एंड आई सपोर्ट हर कैंडिडेट। मतलब कि सिंपल सा भैया वो जो कैंडिडेट है उसको मैं इन्हीं रीजंस की वजह से सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो दो बातें हमेशा याद रखना, एक तो ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन। और जब भी ओपनिंग करो तो आपको इस तरीके से वही लाइनें पहले लिखनी जिनका कि आपको 100% श्योर हो कि वो सब चीज़ें सही हो। अब देखो इसके बाद में इसका सेकेंड पार्ट दिया गया है जो कि 5B है। अब की बार जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं कि आप लोगों को इनको एनालाइज करना है, सपोर्ट करना है, फिर इनका अगेंस्ट के अंदर जाना है। तो अब इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमसे कहा गया कि एज अ कैप्टन ऑफ द स्कूल कल्चरल क्लब यू हैव बीन आस्क्ड टू स्टडी द गिवन इंटेंटरी प्रोवाइडेड बाय द टूर ऑर्गेनाइजेशन वेंडर। कि आपको सिंपल सा जो वेंडर है उसने आपको ये सब दिया है कि भैया ये हमारा टूर प्लान है, तो उसको लेकर के आपको सब चीज़ें बतानी है। और इसका पूरा आपको एनालिसिस दिया गया है कि 22 नवंबर को ये होने वाला है, 23 नवंबर को ये होगा, कितना टाइम लगेगा, तो ये सब आपको डेटा गिवन है। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी स्टार्टिंग इस तरीके से करेंगे, अ थोरो एनालिसिस ऑफ एन द इंटेरियर प्रोवाइडेड बाय द टूर ऑर्गेनाइजेशन
chosen vendor reveals that the tour proposal should be accepted। सिंपल सा, पहले आपने जैसे कि पहले वाले सेंटेंस के अंदर हमने कहा था कि भैया इसके जो नेचर हैं, इसके जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, उसको देख करके हम लोग ये बोलते हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। तो उसी तरीके से आप इसके अंदर भी पहली लाइन यही लिखोगे कि भैया इन्होंने जो हमें प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इसको ज़रूर से ही एक्सेप्ट करना चाहिए। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट ही है कि इट इज़ एन दी वेल प्लान एंड इंक्लूड्स एन अरे ऑफ एन दी एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द स्टूडेंट। फिर इसके बाद में आगे लिखा हुआ है कि द इंक्लूजन ऑफ एन दी विजिट टू एन दी भारत गार्डन, और फिर उसके बाद में कहाँ कहाँ पर ये जाने वाले, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। और इसके अंदर आपको एक चीज़ और जरूर से इंक्लूड करनी है, जैसे कि अगर आप कोई भी डेटा इसके अंदर अगर लिखो, जैसे कि आप डेटा लिख रहे हो, तो उस डेटा को क्या करना है, आपको वहां पर करना है इसको हाईलाइट, जिससे कि क्या होगा कि सीधा क्या होता है कि जब कभी हम किसी भी डेटा को हाईलाइट करते हैं ना, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। और ये एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पास में कोई भी डेटा हो किसी भी आंसर के अंदर, चाहे से वो लिटरेचर हो, ग्रामर हो, राइटिंग हो, आपको उसके अंदर ज़रूर से उसको इंक्लूड करना चाहिए। और फिर इसके बाद में ये सब आप लोग इसको पढ़ सकते हो, लेकिन इसका जो लास्ट वाला है वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी क्लोजिंग लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरीके से रहने वाली है हमारी कि द कॉम्प्लीमेंट्री स्टाफ प्रोवाइडेड फॉर द एवरी 20 स्टूडेंट्स फर्दर एड्स टू द सिक्योरिटी टू द स्टूडेंट, देयरफॉर द टूर प्रपोजल फॉर द एजुकेशनल ट्रिप शुड बी अप्रूव्ड। और आपका कहना यह है कि भैया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टाफ रहेगा 20 स्टूडेंट्स के लिए, उनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम रखा जाएगा, और इसीलिए ये जो प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, 2-4 मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो वो वीडियोस आपको कैसे पता लगेंगी, सब्सक्राइब करके। ठीक है, अब आता है हमारा रीडिंग सेक्शन। अब देखिए, रीडिंग सेक्शन के अंदर ये बात जरूरी नहीं होती कि आपको हर एक वर्ड का मतलब पता हो। अगर आपको कुछ वर्ड्स का मतलब भी नहीं पता है तो आपको उसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास में देखिए इसका पैराग्राफ कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडिंग अ पोएट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड एंड दिस जर्नी इज पंक्चुएटेड बाय द मोमेंट्स ऑफ द प्रोफाउंड एप्रिसिएशन फॉर द सिंपलर पीसेस एंड इंटरमिटेंट फ्रस्ट्रेशंस विद मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। अब देखो, आपने एक ही लाइन में आपको इसका मतलब समझाता हूँ, वो ये है कि भैया इसके अंदर एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट आपकी इतनी ज़्यादा अभी आपने डेवलपमेंट हुई नहीं है, आप इतनी ज़्यादा चीज़ों को जानते नहीं हो, तो आप लोगों के लिए पोइम पढ़ना एक रोलर कोस्टर राइड हो सकती है। अब वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो जर्नी है ना, ये पंक्चुएटेड होती है मोमेंट्स ऑफ एन द प्रोफाउंड एप्रिसिएशन की। यहाँ पर छोटी छोटी जो चीज़ें, इनको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, जैसे कि सिंपलर जो चीज़ें जिनको कि हम लोग आराम से बता सकते हैं, लेकिन उनको बढ़ा चढ़ा करके बताना। और उसी के साथ में इससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, रुक रुक कर फ्रस्ट्रेशन आती है, समझ में नहीं आता था और फ्रस्ट्रेट हम होने लग जाते हैं। तो ये है पोइट्री को लेकर के। अब जैसे कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, मैं आप लोगों को एक वर्ड यहाँ पर ढूंढ करके बताता हूँ, वो है ये डेसिफर। अब डेसिफर का मतलब क्या होता है? डेसिफर का मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, जो कि पोइट कहना चाह रहा है। अब जैसे कि मान लो कि मैं कोई भी बात कह रहा हूँ, अगर मैं हिंदी के अंदर बोलूंगा तो आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं जर्मन लैंग्वेज के अंदर बोलूंगा आप नहीं समझ पाओगे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है कि जो पोइट है वो चाहता है कि आप उसकी वही बात समझो जो कि वो कहना चाह रहा हो। तो इसीलिए पोइम जो है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हम इसको पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसको ज़रूर से पढ़िएगा। अब देखो, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। अगर आपने बस सिंपल सा ऐसे ही तुक्का मारा ना, तो फिर देख लेना, अच्छी बात नहीं होगी। कमेंट करके बताना कि भैया हमारा आंसर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। जिसका भी सही होगा उसको मेरी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, सिंपल से इसका सार ये है कि हमारी जो पोइम होती हैं उनको पढ़ना एक आम आदमी के लायक बात नहीं होती, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, आपको इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है, आपको उसका समझना होता है कि भाई ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है। आपको इंटेलेक्चुअली खुद से क्वेश्चन करने होते हैं, आपको उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर उस चीज़ को समझना होता है। तो अब उसी के बेसिस के ऊपर आपको बताना है कि यहाँ पर जो हमारा ऑथर है वो क्या बोलता है पोइट्री को लेकर के। अगर आप इसको पढ़ोगे, थॉरली पढ़ा होगा, तो आप लोगों के में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है ए। अगर आप बस और बस इस पैराग्राफ को पढ़ करके आए होंगे तो, क्योंकि आपने पहले में ही देख लिया कि भैया जो उसको फ्रस्ट्रेटिंग लगती है तो फ्रस्ट्रेटिंग इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको थोड़ा सा नीचे पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर देते हैं। देन फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है भैया, मेरे को तो समझ में नहीं आया कि क्यों दिया इसके अंदर। इसमें पूछा गया है कि सॉल्विंग अ रिडल
What was intended then playing a Sudoku is a better option when to lead ponder its obscurity was a goal। तो भैया सिंपल से इसका कहना ये है कि अगर हमसे पजलें ही सॉल्व करवानी थी तो इससे अच्छा तो हम लोग ये करते, पोइट्री की पढ़ने की वजह हम सुडोकू खेल लेते। भैया अगर आप लोगों को हमें अगर यही गोल था तो इससे अच्छा तो हम यही खेल लेते। ये बात है इसके कहने का। तो आप यहाँ पर देखो, जब कभी भी हम किसी को कुछ भी बोलते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी आपको टोन मारती होंगी है ना बहुत बार, कि तो वो जो टोन होता है ना वो क्या होता है, वो सरकेस्टिक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिंपल से क्या कर रहा है, जो ऑथर है वो पोएट जो लिखने वाला है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है कि भैया अगर यही तेरा मकसद था तो इससे अच्छा तो हम लोग सुडोकू खेल लेते ना। तो ये क्या है यहाँ पर, क्या है, ये है टोन है सरकेस्टिक। अब इसके अंदर अगर मैं आपको ये पढ़ करके समझाऊंगा तो ये बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ी इसलिए होगी क्योंकि हर एक स्टूडेंट का लिखने का आंसर का तरीका अलग होता है। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि द स्टेटमेंट इफ सॉल्विंग अ रिडल वाज इन द इंटेंटेड देन प्लेइंग अ सुडोकू इज अ बेटर ऑप्शन सजेस्ट दैट राइटर इज नॉट इंप्रेस्ड बाय द लेवल ऑफ अ कॉम्प्लेक्सिटी इन अ सम पोइट्री। भैया सिंपल से हमारा जो ऑथर है उसका कहना ये है कि ये जो हमारा जो पोइट होते हैं जो कि लिखते हैं इनको, तो भैया इनको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या ज़रूरत है। तो वही ऑथर इसके अंदर बातें कह रहा है। फिर उसके बाद में एडिशनली द फ्रेज लीड्स टू द पॉन्डर इफ ऑब्सक्योरिटी वाज अ गोल implies that the writer believes that poet may be intentionally make their words difficult to understand। ये बात जरूर से हो सकती है कि जो हमारे पोइट हैं वो जानबूझ करके ऐसे वर्ड्स लाते हैं जिससे कि हम लोग उनको समझ ना पाए और हमें उसके अंदर डिफिकल्टी हो। तो यहाँ पर क्या करें, पूरा पूरा सरकेस्टिक टोन है, दो इसके आंसर दिए हुए हैं। तो हमारा जो मैक्सिमम सही आंसर है वो है ये सरकेस्टिक टोन वाला। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में अगला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर कि हमें कहा गया है कि आपको इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द ऑथर यूजेस अ विविड इमेजिनरी इन अ पैराग्राफ 3 सच एज कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई एंड जंप अप एंड जंप डाउन विद द जॉय ग्रेटली अफेक्ट्स द रीडर बिकॉज। अब ये आप कैसे इसको आंसर करोगे। इसमें कहा गया है कि भैया ऊपर कूदना नीचे कूदना खुशी के साथ में, ये कैसे हो सकता है। तो जब कभी आप पोइट्री पढ़ते होंगे तो उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको क्या ना आपको ना रोलर कोस्टर होता है, आपको गूज बम्स उनसे आने लग जाते हैं। तो वही यहाँ पर है कि ऐसे वर्ड्स जिनको कि हम लोग आसानी से रिलेट कर पाएँ और वो एक रिदम भी बजे तो हमें उनसे में गूंज जाती है। अरे यार क्या बोला मैंने, कि जब कभी भी वो रिदम के अंदर गूंजते हैं तो उससे हमें गूज बम्स आते हैं। तो अब यहाँ पर ये आता है कि इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, वो ये है कि इट क्रिएट्स अ पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट and enhances the reader understanding of intensity of emotion that can be conveyed through a poetry। तो भैया सिंपल से उसका कहना यह है कि इससे एक पावरफुल इमोशनल इम्पैक्ट होता है जिससे कि जो रीडर की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ पाती है। जब कभी भी आप ऐसा करते हो कि उसके इमोशंस को अगर आप ट्रिगर कर पाते हो तो उसकी समझने की शक्ति ज़्यादा बढ़ती है और उसी के साथ में इंटेंसिटी ऑफ द इमोशन है उससे उसकी पोइट्री जा पाती। देन फिर इसके बाद में इसका फोर्थ क्वेश्चन है जिसके अंदर कि हमें एंटोनिम्स निकालने हैं। तो मैं आप लोगों को इनमें इसके मतलब बता देता हूं जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप लोगों के लिए क्योंकि ये वर्ड्स के मीनिंग आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट है कि इंटरव्यूइंग और ऑफ पुटिंग। इंटरव्यूइंग का मतलब होता है क्यूरियस करना, आपको क्यूरियोसिटी होती है ना कि ये चीज़ें कैसे होती है, जैसे कि स्पेस को लेकर के होती है, मेरे को बहुत ज़्यादा होती है। एक तो हॉरर चीज़ों को लेकर के, हॉरर जो कहानी होती है उनको लेकर के, स्पेस को लेकर के और चीज़ें कैसे काम करती है इन चीज़ को लेकर के मैं ना हर किसी से कुछ भी पूछने लग जाता हूँ। और फिर उसके बाद में ऑफ पुटिंग का मतलब होता है बोर कर देना, जैसे कि आपके जो सिबलिंग्स होते होंगे वो आपको बोर करते हैं ना, छोटे बच्चे, उसी तरीके से बोर कर दे। तो अब इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड वाला ये है कि डेसिफरिंग और इंटरप्रेटिंग। जैसे कि मैंने आपको उसके अंदर बताया था, डेसिफर का मतलब ये होता है कि वो मतलब समझना जो वो समझाना चाह रहा है और इंटरप्रेटिंग का मतलब ये होता है वही समझना जो हम खुद से समझना चाह रहे हो। तो ये एकदम से एक जैसी बातें हैं, ज़्यादा उसके अंदर एंटोनिम नहीं है। देन फिर इसके बाद में एप्रिशिएट और एप्लाउड। एप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना और एप्लाउड का मतलब होता है वो भी एप्रिशिएशन ही होता है एक तरीके का। लेकिन यहाँ पर आता है सिंपल और चैलेंजिंग। ये इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो गया है हमारे पास में सिंपल, और एक तरीके का है वो है कॉम्प्लेक्स। तो इसीलिए हमारे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाले सी। इमोशन और फीलिंग एक जैसी चीजें होती हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको इसको कंप्लीट करना है, वो ये है कि वी कैन से दैट द ऑथर टोन बिकम्स मोर न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव व्हेन डिस्कसिंग द वियर्ड पॉइंट्स कंपेयर टू द अदर पॉइंट बिकॉज। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारा ऑथर है, पहले अगर आपने उसकी टोन देखी तो वो बोल रहा है कि फ्रस्ट्रेटिंग होती है, वो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को क्यों यूज़ में लेता है, इससे अच्छा तो वो आसान हमें दे सकता था, हमें सुडोकू खेल लेना चाहिए, ये करने लगे। लेकिन अब उसका दोगलापन देखो, वो ये बोल रहा है कि ठीक है पोइट है ना, वो
ठीक करता है, ठीक तरीके की पोइम लिखता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उसका दोगलापन। वो इसको समझ ही नहीं देना चाहता कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये समझ रहे हो मेरी बात। और फिर इसके बाद में यहाँ पर सिंपल सा ये है कि यहाँ पर द ऑथर एक्नोलेज दैट द वियर्ड पॉइंट्स कैन बी ऑफ पुटिंग बट आल्सो अप्रिशिएट देयर यूनिकनेस एंड द चैलेंजेस दे प्रेजेंट टू रीडर्स। सिंपल सा उसका मानना ये है कि कुछ ऐसी वियर्ड पॉइंट होती है जिनको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, और कुछ कुछ होती है जो कि चैलेंजिंग भी होती है, जिससे कि क्या होता है कि उनकी यूनिकनेस होती है। अब याद आई मेरे को पोइम, वो ये थी हरिवंश राय बच्चन जी की पोइम ये थी कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पोइम है। लेकिन ये छठा क्वेश्चन फिर से दिमाग खराब कर रहा है, वो ये है कि बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामाइन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ स्टडीइंग अ पोएट कैन बी एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी। अब मेरे को इस क्वेश्चन का मतलब ज्यादातर समझ में नहीं आया, तो सिंपल सा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। तो अब इसका आंसर देखो किस तरीके का। इसका आंसर ये है कि जस्ट एज एक्सप्लोरिंग अ न्यू सिटी रिक्वायर्स एन ओपन माइंड एंड विलिंगनेस टू एम्बेरेस द अनएक्सेप्टेड एंड स्टडीइंग अ पोएम रिक्वायर्स एन ओपननेस टू द डिफरेंट style and approaches, a willingness to be challenged and surprise what you find। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बात यह है कि जैसे कि जब कभी आप एक नई सिटी एक्सप्लोर करने के लिए जाते हो, वहाँ पर आपको अपना माइंड ओपन रखना होता है, आप चैलेंजेस के लिए रेडी होने चाहिए कि आपको क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको लैंग्वेज वहाँ पर समझ में नहीं आएगी, आपको फूड वहाँ का अच्छा नहीं लगेगा, आपको वहाँ के लोगों से बात करने में दिक्कत होने वाली है। तो यही बात है, यही पोइम के अंदर भी कहा गया है। तो इसी तरीके से आपको इस पॉइंट से सोचना था कि भाई सिटी को घूमना और पोइम का क्या रिलेशन हो सकता है, तो वो यही रिलेशन की बात कर रहा था। सो अब हम लोग आ चुके हैं इंग्लिश के सबसे बड़े पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा लिटरेचर को लेकर के। अब देखो लिटरेचर को लेकर के मैं आपको एक छोटी सी सजेशन देना चाहूंगा कि आपको लिटरेचर को अगर अच्छा करना है ना, तो आप स्टार्ट करो अपने लॉन्ग आंसर को रीड करना, जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा लॉन्ग आंसर को रीड करो और उसमें से आइडेंटिफाई करो आप कीवर्ड्स को। ठीक है, जब आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करोगे ना, तो उन कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट आंसर के अंदर भी यूज़ करना है, वेरी शॉर्ट आंसर के अंदर भी यूज़ करना है, और लॉन्ग आंसर के अंदर तो उनको यूज़ ही करना है। क्योंकि लिटरेचर के अंदर अगर आपको नंबर चाहिए होते हैं ना, तो आपकी ना जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे अच्छी होती है, वो होती है कीवर्ड से लेकर के। ठीक है, तो आपको कीवर्ड्स यहाँ पर सिलेक्ट करने आनी चाहिए, जिससे कि आप लिटरेचर के अंदर अच्छा कर पाओ। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि ये वाला जो 6th है, इसके अंदर आपको एक सिंपल सा पैरा दिया होता है। ये आपको एक पैरा गिवन है जो कि आपकी बुक से है, जो कि है हमारा द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट से। अब इससे रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अगर आप सीधा क्वेश्चंस करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके पास में चॉइस रहती है, और इसमें से आपको एक करना होता है। 2 चैप्टर आपको गिवन रहते हैं, ये 5 नंबर का रहता है। MCQ भी रहते हैं इसके अंदर, 1 मार्क का भी रहता है, और एक शायद शॉर्ट आंसर भी रहता है जो कि 2 मार्क्स का रहता है। तो आप इसको रीड करके कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो है 7th के अंदर पोइट्री वाला, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब इसके अंदर आपको पोइम दी गई है फायर एंड आइस वाली। ठीक है, अब इसके अंदर कहा गया है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वो ये है कि व्हेन द स्पीकर सेज दैट आइस कुड बी अ। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक को लेकर के। तो यहां पर इसमें ये है कि व्हेन द स्पीकर सेज दैट आइस कुड बी। सो अब हमारे पास में आता है इसका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है हमारा फिल इन द ब्लैंक, जिसके अंदर की कहा गया कि व्हेन द स्पीकर सेज दैट आइस कुड आल्सो ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ही रेफर्स टू, मतलब एंड फिर इसके बाद में अब नेक्स्ट जो आता है वो आती है हमारी पोइट्री। अब देखो यार, पोइट्री को लेकर के ना बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होते हैं, इसके अंदर डाउट होते हैं पोइम को लेकर कि भैया हम पोइम के अंदर कैसे अच्छा कर पाएंगे। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, वो ये है कि आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए। एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। अब जैसे कि मैं जब एक्सप्लेनेशन इसका देखता था, तो मैं लॉन्ग आंसर्स को ज़्यादा इसके रीड करता था, तो उससे क्या होता था, मेरे को बेसिकली आइडिया लग जाता था कि पोइम के अंदर है क्या एक्सप्लेनेशन पढ़ने से। तो आपको हर एक फ्रेज का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है। सिमिलरली हिंदी के लिए है, सिमिलरली इंग्लिश के लिए, इन दोनों के अंदर अगर अच्छा स्कोर करना है, पोइम के लिए स्पेशली आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना होगा। तो अब हम लोग इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर की कहा गया है फिल इन द ब्लैंक है। ये यहाँ पर कहा गया कि व्हेन द स्पीकर सेज दैट आइस कुड आल्सो ब्रिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड ही रेफर्स। यहाँ पर जब ये कह रहा है कि भैया आइस जो है उससे ना, ये जो
जो हमारी दुनिया है इसका अंत आ सकता है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है, सिंपल सा है, इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि भैया यहाँ पर जो हमारा पोइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हेट है, उसके अंदर हेट्रेट है, वो इसको लेकर के उसको बहुत ज़्यादा हेट है आइस को लेकर के कि ये सब डिस्ट्रैक्शन वर्ल्ड का होना ही नहीं चाहिए। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि व्हाट डज द स्पीकर अलाइनमेंट्स विद दोज हु फेवर आइस सजेस्ट। तो अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इस तरीके से रहने वाला है कि द स्पीकर अलाइनमेंट विद दोज हु फेवर द आइस सजेस्ट दैट दे हैव सीन द डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैक ऑफ एम्पैथी एंड द इमोशनल कनेक्शन। तो यहाँ पर उसका कहना यह है कि आइस को जो भी फेवर करते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए होते हैं, इमोशनली जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, जिनको लोग आसपास के जैसे कि उनकी गलती हो जाती है उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अकेले होते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर के यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो कहना चाह रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय आइस। तो यहाँ पर ये जो आइस है इसको लेकर के कैसा है वो। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर आप लोगों को मिलेगा इसी पॉइंट के अंदर, जिसके अंदर की कहा गया कि टू से दैट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ आइस इज आल्सो ग्रेट। तो यहाँ पर ग्रेट बोल रहा है तो मतलब एक तरीके से उसको अप्रिशिएट कर रहे, रेस्पेक्टफुली उसको बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा, वो होगा इनडिफरेंट, जो कि एकदम से गलत है, फियरफुल वो भी गलत है, डिमेंसिव वो भी गलत है, लेकिन रेस्पेक्टफुल इसका एकदम से सही है, डी उसका सही रहने वाला है। और फिर उसके बाद में आते हैं कि कमेंट ऑन द पॉइंट यूज ऑफ अ लैंग्वेज इन दिस लाइन। तो यहाँ पर इसका आंसर ये रहेगा कि द लैंग्वेज यूज्ड इन दिस लाइन इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप इतना लिखते हो तो इसका 1 मार्क है, फिर आगे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी आप अपनी लैंग्वेज में करना चाहो। तो ये है कि यहाँ पर द वर्ड एंड द फ्रेज आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड द पोइम इज रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। वही बात को फिर से लिख दिया लेकिन उसका मार्क्स ज़्यादा मिल जाता है। फिर इसके बाद में हमारे पास में ये है क्वेश्चंस। अगर मैं आपको ये क्वेश्चंस पढ़ करके बताऊंगा तो इनका कोई सेंस नहीं निकलता। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को इनके लिए कीवर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा जिसमें कि आप लोगों को यही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करो और सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर से शेयर करना।